नमस्कार दोस्तों, 4G स्कॉलर चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करते हैं पावर शेयरिंग के फोर्थ पार्ट के पावर से। अगर आपने पार्ट 1, 2, 3 अगर नहीं देखा तो आप जाकर के 10th क्लास के पॉलिटिकल साइंस के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। पहला चैप्टर हमारा हम पढ़ रहे हैं पावर शेयरिंग। तो इसमें हमने 3 टॉपिक कवर कर चुके हैं, जो इम्पॉर्टेंट थे सारे चैप्टर हम कवर चुके हैं। अब लास्ट टॉपिक बचा है फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो क्वेश्चन आपको आएगा डिफरेंट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, या क्वेश्चन आ सकता है पावर शेयरिंग अमंग द डिफरेंट हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग और वर्टिकल पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पावर शेयरिंग हम समझने की कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चन सिर्फ इस तरीके से भी आ सकता है, या पूरा टोटल आ जाएगा कि डिस्क्राइब द फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, डिफरेंट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग किस तरीके से होती है, ये क्वेश्चन आ जाएगा। यह आ जाएगा आपका डिफरेंशिएट बिटवीन हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग। तो इन 2 क्वेश्चन पे अगर आ जाएगा तो आपको सिर्फ ये 2 पॉइंट ही एक्सप्लेन करने हैं। अगर आपका ये आ जाएगा कि भाई डिस्क्राइब डिफरेंट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, तो आपको ये 4 पॉइंट आपको एक्सप्लेन करने हैं, 1, 2, 3, 4। ठीक है। हालांकि इसमें इतनी आपके काफ़ी बड़े नोट्स दे रखे हैं इसमें, तो आपको इतना ज़्यादा लिखना नहीं है। फर्स्ट साइड सेकंड पॉइंट थोड़ा सा ज़्यादा डिस्क्राइब कर देना। थर्ड पॉइंट में आप सिर्फ पॉइंट लिख करके आप एग्जाम्पल लिख दोगे तो आपका चल जाएगा। मैं एग्जाम्पल अभी आपको बता दूंगा, बहुत ही आसान एग्जाम्पल होते हैं, तो आप बहुत ही आसानी से इस चैप्टर को समझ सकते हैं। तो ये जो टॉपिक है फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, पहली बात करते हैं पावर शेयरिंग अमंग द डिफरेंट ऑर्गन। ध्यान देना बेटा, इस पे ऑर्गन पे फोकस करना है आपको। ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। ऑर्गन का मतलब क्या है, उसके सरकार के क्या अंग जो होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है। सरकार के अंग जो होते हैं वो होते हैं आपके एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। ठीक है। ये जो फोकस है ना, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, ठीक है, ये जो 3 है ना, ये तीनों लेवल पे, एक लेवल पे हैं। लेवल का मतलब क्या होगा, ये तीनों की वैल्यू बराबर है। एग्जीक्यूटिव यानी इसके अंदर प्राइम मिनिस्टर किसी देश में हो सकता है, किसी देश में प्रेसिडेंट हो सकता है। ठीक है बेटा। इस देश में जो है लेजिस्लेचर का मतलब लॉ मेकिंग, इसको हम पार्लियामेंट कह सकते हैं, इसमें पार्लियामेंट आता है। और जुडिशरी हमें पता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट होते हैं, SC या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। ठीक है। तो ये तीनों की वैल्यू क्या है, मतलब क्या है कि जो पावर शेयरिंग इन तीनों के ऑर्गन पे होती है। ऑर्गन मतलब क्या है कि भाई एग्जीक्यूटिव भी ज़्यादा नेसेसरी है, लेजिस्लेचर भी ज़्यादा नेसेसरी है और जुडिशरी भी नेसेसरी है। बट इन तीनों के पास का मतलब क्या है, तीनों एक दूसरे को ना बैलेंस करते हैं। समझाने की कोशिश करता हूँ। प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो लेजिस्लेचर से ही बनता है। प्राइम मिनिस्टर किससे बनता है बेटा, लेजिस्लेचर से ही बनता है। मतलब क्या हुआ इसका कि प्राइम मिनिस्टर लोकसभा में जिसके पास मेजोरिटी आती है, इंडिया का फॉर एग्जांपल बताते हैं, जिसके पास मेजोरिटी आती है वो उसका लीडर क्या बन जाता है, एग्जीक्यूटिव बन जाता है, यानी प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। अगर लोकसभा में जिसके पास 272 सीट यानी 543 में से 272 सीट जिसके पास आ जाती है, उसका लीडर क्या बन जाता है, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। तो यानी लेजिस्लेचर से क्या बनता है, एग्जीक्यूटिव बनते हैं। ठीक है। अगर लेजिस्लेचर नहीं होगा तो एग्जीक्यूटिव नहीं होगा, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर नहीं होंगे तो फिर जुडिशरी किस काम की है। ठीक है। जुडिशरी मतलब एक तरह से डेमोक्रेसी में चले ही नहीं, सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो ये तीनों एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करते हैं। पहली बात तो तीनों के पास बराबर पावर होती है। अब प्राइम मिनिस्टर ना लेजिस्लेचर के बिना कुछ है। अगर मान लीजिए सिर्फ पार्लियामेंट ही हो लेकिन प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट ना हो तो ये फिर लेजिस्लेचर किस काम की। तो सारे जो डिसीजन है जो है वो पार्लियामेंट जो है, प्राइम मिनिस्टर जो है वो पार्लियामेंट के थ्रू ही लेता है। यानी जो भी बिल पास होंगे, कानून बनेंगे, प्राइम मिनिस्टर जो चाहता है वो अपनी लेजिस्लेचर से ही करवाएगा। यानी एक दूसरे के दोनों क्या है भाई, जुड़े हुए हैं दोनों एक दूसरे से। ठीक है। एक के बिना दूसरा काम नहीं कर पाएगा। और तीसरा क्या हमारा जुडिशरी, अगर ये देखता है कि भाई देश में कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से काम कर रहा है, तो ये दोनों ही हम समझ सकते हैं एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, यानी ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये एक के बिना दूसरा काम नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर भी इनके पावर जो है अलग अलग है। सेपरेशन ऑफ पावर, यानी इन तीनों की पावर अलग है। प्राइम मिनिस्टर की पावर अलग है, पार्लियामेंट की पावर अलग है, जुडिशरी की पावर अलग है। तीनों के काम अलग अलग है। सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी को अपनाया गया है। लेकिन फिर भी यहाँ पे चेक एंड बैलेंस का मतलब क्या है कि प्राइम मिनिस्टर के बिना जो पार्लियामेंट है वो कुछ नहीं कर पाएगी। पार्लियामेंट जो है वो यानी प्राइम मिनिस्टर के बिना पार्लियामेंट की पावर बेकार है, और पार्लियामेंट में अगर पावर ना हो तो प्राइम मिनिस्टर बेकार है। यानी मतलब क्या हुआ कि अगर अपने दम पे प्राइम मिनिस्टर अकेला प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता है, उसको रिक्वायरमेंट किसकी होगी, पूरे अपने सपोर्ट में, यानी उसके जो 272 मेंबर्स हैं, जो उसके पीछे जो बीजेपी के मेंबर जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, उसी के दम पे प्राइम मिनिस्टर बनता है। ठीक है। तो यानी क्या हुआ कि यानी ये चेक एंड बैलेंस का मतलब क्या है कि भाई प्राइम मिनिस्टर अपनी मनमानी करना चाहेगा तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको रिक्वायरमेंट किसकी होती है, पार्लियामेंट की। पार्लियामेंट के बिना वो कुछ भी नहीं, कोई भी एक मतलब कह सकते हो पत्ता भी नहीं हिलवा सकता है। क्यों? क्योंकि भाई जो भी कानून बनाएंगे वो प्राइम मिनिस्टर जो कानून बनवाना चाहता है वो पार्लियामेंट के थ्रू ही बनवाएगा।
तो यानी इसका मतलब क्या हुआ कि चेक एंड बैलेंस, यानी अपनी मनमानी से कोई भी ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता कि भाई मैं 30 साल तक के लिए, आप ये जो है कि ऐसा कानून बना दो कि 30 साल तक मैं प्राइम मिनिस्टर बना रहा हूँ, ऐसा कोई जो है पार्लियामेंट कानून नहीं बनाएगा। और जब कानून नहीं बनाएगा तो उसके पास ऐसी पावर नहीं आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसको चेक करता है, बैलेंस करता है कौन, प्राइम मिनिस्टर को कौन बैलेंस करता है, पार्लियामेंट। तो ये दोनों जो है एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करते हैं। अगर मान लीजिए इन दोनों ने कुछ ऐसा काम कर दिया, प्राइम मिनिस्टर और पार्लियामेंट ने मिलकर के, कि भाई जो कि बिल्कुल ही संविधान के खिलाफ था। फॉर एग्जांपल यही एग्जांपल लेते हैं कि इन दोनों ने मिलकर कहा कि भाई हम सारे मेंबर्स और जो प्राइम मिनिस्टर है इनके ये ना अब सीधा 30 साल के बाद इलेक्शन होंगे, 30 साल के बाद इलेक्शन होंगे या 10 साल के बाद इलेक्शन होंगे। तो भाई जुडिशरी कहेगा ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये तो संविधान के खिलाफ है, क्योंकि आपने संविधान में दिया गया कि भाई 5 साल के बाद ही इलेक्शन होंगे, तभी डेमोक्रेसी चल पाएगी। अगर आप कहोगे भाई 20 साल के बाद इलेक्शन हो, 30 साल के बाद इलेक्शन हो, तो इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, डेमोक्रेसी की वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो ये काम किसका है? ये जुडिशरी का है कि भाई आप जो भी कानून बनाओगे वो किसके अकॉर्डिंग कानून बनाओगे? जुडिशरी के अकॉर्डिंग कानून बनाओगे या संविधान के अकॉर्डिंग कानून बनाओगे, ठीक है। और जज मान लीजिए कोई कानून का उल्लंघन करता है तो उसको जो है लेजिस्लेचर कंट्रोल करती है कि भाई आपने कोई करप्ट हो गए, भ्रष्ट हो गए आप जुडिशरी, तो अगर उस पर इंपीचमेंट लगेगी तो वो क्या करता है, संसद पे उस पर कार्रवाई चलती है, ठीक है। तो इस तरीके से तीनों एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करते हैं, यानी तीनों के पास एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करने की पावर, दैट इज कॉल्ड चेक एंड बैलेंस थ्योरी, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। तो ये मतलब क्या हुआ, ये दैट इज कॉल्ड अमंग द डिफरेंट लेवल, यानी इसका मतलब क्या हुआ, इनके पास कह सकते हो कि सेम लेवल पे काम करते हैं। मतलब ये लेवल है, ये एक लेवल है, एक ये लेवल है, एक ये लेवल है, ये इस तरीके से नहीं, ये ऊपर, ठीक है। अब ये है ये और यानी एक तरह से कह सकते हो सेम लेवल हो गया हमारा, इस सेम, आप लेवल्स को इस वजह से कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि जैसा कि मैं हो गया, इसे ऑर्गन कहेंगे, ठीक है। ऑर्गन जो है वो सेम लेवल पे, मतलब क्या हुआ, इनका जो दर्जा वो सेम है, ठीक है। एक के बिना दूसरा काम नहीं कर सकता है, समझ में आ गया। दूसरा जो है हमारा, ये इसे ऑर्गन ही समझना, आप इसको ऑर्गन पे खासकर फोकस करना, ये ऑर्गन के बारे में है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, इनके बीच में पावर डिवीजन है, पावर बटी हुई है, लेकिन चेक एंड बैलेंस के रूल से और सेपरेशन ऑफ पावर के रूल से, ठीक है बेटा। ये रूल्स हैं चेक एंड बैलेंस और सेपरेशन ऑफ पावर। मॉन्टेस्क्यू ने दिया था 9th क्लास में, आपने पढ़ा होगा। पावर शेयरिंग अमंग द डिफरेंट लेवल्स। अब आती है, बात करते हैं लेवल्स। लेवल्स में आपको क्या लिखना है बेटा? लेवल्स में आपको लिखना है, यानी इसमें फेडरल स्ट्रक्चर फॉलो होता है। फेडरल का मतलब क्या है, यानी एक अगर हम एक सरकार की बात करें यहाँ पे, तो इसे हम कह सकते हैं फेडरल स्ट्रक्चर बोलते हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर हमारा, ठीक है, फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है कि भाई यहां पर सरकार मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो, मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो। जिस देश में एक से ज्यादा लेवल पे गवर्नमेंट काम करती है तो उसको बोलते हैं फेडरल स्ट्रक्चर। तो पावर शेयरिंग हम फेडरल स्ट्रक्चर पे भी देख सकते हैं, यानी हमारे पास एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, दूसरी स्टेट गवर्नमेंट है, तीसरी हमारे पास लोकल गवर्नमेंट है। किसी किसी देश में लोकल गवर्नमेंट नहीं हो सकती है, बट हमारे देश में तो एक से ज़्यादा हो गई ना सरकारें, तो उसको स्ट्रक्चर को बोलते हैं फेडरलिज्म। तो पावर शेयरिंग कई बार अलग अलग सरकारों के बीच में होती है, अलग अलग सरकारों के बीच में होती है। यानी एक सरकार आपकी हो गई सेंट्रल गवर्नमेंट यानी पार्लियामेंट, एक सरकार हो गई आपकी स्टेट गवर्नमेंट, यानी हर राज्यों में जो है आपकी 28 सरकारें हैं, यानी 28 जो स्टेट्स हैं, जो भी हमारे विधानसभा में जो भी स्टेट हर जो यूपी की सरकार, बिहार की सरकार, हरियाणा सरकार, दिल्ली सरकार, ठीक है। तो ये सारी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एक अलग लेवल हो गया। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब पूरे देश का, इंडिया, यानी इसमें हम बात करेंगे इंडिया लेवल पे, इसमें किस में बात करें हम? इंडिया लेवल पे। यानी जो भी कानून बनेंगे पार्लियामेंट में वो किस लेवल पर बनेंगे? पार्लियामेंट में जो भी कानून बनेंगे वो किस लेवल पर बनेंगे? इंडिया लेवल पे। बाकी जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट का मतलब क्या है? हर राज्य जो है अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली में यानी विधानसभा में कानून बनाएगा, इसे बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट। और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भी एक और आता है हमारा लोकल गवर्नमेंट थर्ड जो है लेवल की सरकार होगी, डेट इज कॉल्ड लोकल गवर्नमेंट, जिसमें पंचायत आ जाती हैं या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन शहरों में आ जाते हैं, ठीक है। तो इस 3 लेवल पे सरकार डिवीजन है। तो एक हो गया सेंट्रल लेवल, दूसरा स्टेट लेवल, तीसरा आपका लोकल लेवल, दैट इज कॉल्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। ये हुआ एग्जांपल आपका लेवल्स का। फिर आपका आता है पावर शेयरिंग अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। इसके सोशल ग्रुप्स का मतलब क्या है? यहाँ पे हम बनाते हैं सोशल ग्रुप्स का मतलब है बेटा, सोशल ग्रुप्स का मतलब क्या है यहाँ पे? जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अलग अलग कास्ट के बेस पे, यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, कास्ट के बेस पे, मतलब मान लीजिए या रिलीजन के बेस पे मान लीजिए, ठीक है, या मान लीजिए आप जो है कल्चर के बेस पे मान लीजिए, या लैंग्वेज के बेस पे मान लीजिए, ठीक है। तो इनके बीच में भी पावर डिवीजन होना चाहिए। मतलब क्या हुआ? डिफरेंट कास्ट के लोग, जैसे हमारे देखो पार्लियामेंट में हर कास्ट के लोग शामिल हो जाएंगे, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, ठीक है। अलग अलग धर्मों के लोग पावर में हैं,
हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख है, ईसाई हैं, ठीक है, हर लोग जो है पार्लियामेंट में कानून बनाने में रोल प्ले करते हैं। अलग अलग कल्चर के लोग हैं, हर कल्चर के लोग हैं, इंडिया जितना डाइवर्स है हर कल्चर के लोग यहाँ पे आपको मिल जाएंगे पार्लियामेंट में, और अलग अलग लैंग्वेज के लोग, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि पार्लियामेंट में हर लैंग्वेज से, चाहे वो साउथ से हो, नॉर्थ से, नॉर्थ ईस्ट से हो, हर किसी का लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन है, तो हर लैंग्वेज का रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। इसी तरीके से हमारा आता है पावर शेयरिंग अमंग द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स। इसको भी ध्यान दीजिएगा, पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप। इसमें क्या आ जाएगा आपका, इसमें आपका आ जाएगा डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। तो ये बहुत ईजी है, पॉलिटिकल पार्टी यानी हमारे देश में सिर्फ एक पार्टी तो है नहीं, आप इसमें एग्जांपल ले दीजिएगा, बीजेपी फॉर एग्जांपल, कांग्रेस है, जितने नाम, आम आदमी पार्टी है, ठीक है, समाजवादी पार्टी है, तो इतने सारे पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में पावर शेयरिंग होती है। और प्रेशर ग्रुप्स का मतलब क्या है कि हमारे देश में बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स बनाने का भी राइट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टूडेंट यूनियन, ठीक है, मजदूर यूनियन, ठीक है, मजदूर लिखा, लेबर यूनियन मान लीजिए, LABU, ठीक है, लेबर यूनियन मान लीजिए, फिर विमेंस का यूनियन है, ऑटो वाला का यूनियन है, लॉयर्स का यूनियन है, ज्वेलर्स का यूनियन है, बिजनेसमैन का यूनियंस है। तो बहुत सारे यूनियंस के आप नाम, स्टूडेंट यूनियन जैसे मैंने बनाया, NSUI है, AVPP है, ठीक है, NSUI जो कांग्रेस के अंडर में रहती है, AVPP अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ठीक है, ये जो है प्रेशर ग्रुप्स हैं। जो डॉक्टर्स का अपना ग्रुप है, डॉक्टर्स अगर मान लिए अपना कोई इंटरेस्ट गवर्नमेंट के सामने रखती है। किसानों का सबसे बड़ी बात है BKU, भारतीय किसान यूनियन। अभी जो है किसानों ने पिछले साल जो है एक पूरा पार्लियामेंट के मतलब पार्लियामेंट को पूरा प्रेशराइज कर दिया था कि भाई वो लॉ वापस करो, और वो वापस हुआ भी। BKU क्या है, भारतीय किसान यूनियन। तो भाई हर तबके के ग्रुप बने हुए हैं, हर तबके ग्रुप बने हुए हैं जो कि पार्लियामेंट को प्रेशराइज करती है कि भाई हमारे फेवर में लॉ बनाओ, अगर कुछ गलत रूल बना दिए हैं तो उसको वापस लो। जैसे कि फर्स्ट टाइम भारतीय किसान यूनियन और बाकी जो किसानों की यूनियंस ने मिलकर के पार्लियामेंट में जो बिल आया था लास्ट ईयर जो है उन्होंने उस बिल को वापस करवा दिया कि भाई ये हमारे लिए लॉ नहीं चाहिए। तो ये इतना प्रेशर ग्रुप्स का रोल रहता है कि भाई लोकतंत्र में। तो ये सारा जो है फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग हो गई अमंग द डिफरेंट लेवल ऑफ पावर, अमंग द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। दूसरा है हमारा डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, कास्ट के नाम पे, रिलीजन के नाम पे, कल्चर के नाम पे, लैंग्वेज के नाम पे, रीजन के नाम पे, हर ग्रुप्स के लोग मिल जाएंगे आपको पार्लियामेंट में। और पावर शेयरिंग अमंग द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। हमारे इंडिया में, ये इंडिया के एग्जांपल दे रहे हैं जिससे आपको समझ में आए। BJP, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, प्रेशर ग्रुप्स मतलब भारतीय किसान यूनियन, स्टूडेंट यूनियन, लेबर यूनियन, ठीक है, हर तरह के यूनियंस होते हैं। तो इस तरीके से पावर शेयरिंग आपकी जो है शेयर होती है। तो आप, आशा करता हूँ आपको ये चारों टॉपिक समझ में आए होंगे। अगर आपको ये ज़्यादा समझ में आए हैं, अच्छा लगा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए वैसे स्टूडेंट के साथ जो अभी 10th में हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।